एक गांव में बुद्धिराम नाम का एक युवक रहता था। उसके नाम और उसकी बुद्धि का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। नाम तो उसका बुद्धिराम था, पर उसकी हरकतें मूर्खतापूर्ण होती थी। गांव वाले उसे उसके नाम के बजाय बुद्धूराम कहते थे। उसके बुद्धिराम से बुद्धूराम बनने का किस्सा उसके बचपन से शुरू होता है। जब एक दिन उसके पिता ने उसे नदी पर से घड़ा भरकर पानी लाने के लिए कहा, वह घड़ा लेकर नदी पर पहुंचा, घड़े को नदी में डुबोया और भरकर अपने सिर पर रखकर घर की ओर रवाना हो गया। अभी आधे रास्ते पर ही पहुंचा था कि उसकी बुद्धि का कीड़ा हरकत करने लगा। उसने सोचा, पिताजी ने तो मुझे घड़े में पानी लाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने तो घड़े को पानी में डाला था। अब यह कैसे पता चले कि घड़े में पानी है या पानी में घड़ा? सोच सोच कर वह बहुत परेशान हो गया। फिर उसने सोचा, क्यों न घड़े को सिर से उतार कर देख लिया जाए। जैसे ही उसने घड़े को सिर से उतारने की कोशिश की, घड़ा उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया और फूट गया। खाली हाथ घर पर पहुंचा तो उसके पिता ने कारण पूछा। बुद्धिराम ने जब कारण बताया तो उसके पिता आग बबूला हो गए और लट लेकर दौड़ पड़े बुद्धिराम के पीछे। बस यहीं से शुरू हो गया उसके बुद्धूराम बनने का सिलसिला। धीरे धीरे वह बड़ा होता गया और उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतें भी उसकी उम्र की बातें बढ़ती गई। जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई तो बुद्धिराम के सामने समस्या खड़ी हो गई कि वह अपना गुजारा कैसे करे। गांव में तो कोई उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतों के कारण काम देता नहीं था। आखिर एक दिन उसने सोचा कि किसी दूसरे गांव में जाकर काम की तलाश की जाए। यह सोचकर वह अगले दिन ही दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। वहां पर उसे एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी। वह गांव के एक बहुत ही धनी किसान, जिसका नाम छोलाराम था, की थी। बुद्धिराम ने सोचा, मुझे इसी हवेली में काम मिल सकता है। यह सोचकर वह किसान के पास गया और कोई काम देने की प्रार्थना की। छोलाराम ने इस शर्त पर काम पर रख लिया कि उसे घर और खेत दोनों जगह काम करना होगा। बुद्धिराम बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि वह दोनों जगह बहुत ही मन लगाकर काम करेगा। इस प्रकार उसे काम मिल गया और रहने और खाने का इंतजाम भी हो गया। कुछ दिन तो बड़े आराम से निकल गए। एक दिन छोलाराम ने उससे कहा, बुद्धिराम, आज तो मेरा मन जी भरकर मूली खाने का हो रहा है। तुम ऐसा करो, खेत पर जाकर मूलियां उखाड़ कर ले आओ। बुद्धिराम ने कहा, अभी लीजिए मालिक। मैं यूं गया और यूं आया। यह कहकर बुद्धिराम खेत पर गया। वहां जाकर उसने सोचा, मालिक ने मुझे यह तो बताया ही नहीं कि कितनी मूलियां लानी है। अब क्या करूं? फिर उसे याद आया कि मालिक ने कहा था कि उन्हें जी भरकर मूलियां खानी है। मैं सारी मूलियां उखाड़ कर ले चलता हूँ। पता नहीं मालिक का कितनी मूलियां खाकर जी भरे। यह सोचकर उसने खेत की सारी मूलियां उखाड़ ली। फिर उसने सोचा, इतनी मूलियां लेकर चलने के लिए तो बैलगाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। वह बाजार में गया और एक गाड़ी वाले को लाकर सारी मूलियां गाड़ी में भर ली और घर की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ दूर ही चला था कि उसकी बुद्धि का कीड़ा फिर कुलबुलाने लगा। उसने सोचा, मालिक ऐसे तो मूलियां खाएंगे नहीं, उन पर लगाने के लिए नमक की आवश्यकता भी होगी। क्यों न नमक भी साथ लेता चलूं, नहीं तो मालिक फिर मुझे नमक डालने के लिए भेजेंगे। यह सोचकर उसने गाड़ी वाले को रोककर कहा, मैं अभी आता हूँ। वह दौड़ा दौड़ा बाजार गया और सेठ की दुकान पर गया और एक और बैलगाड़ी में 10 बोरे नमक के भरकर ले आया। उनका मूल्य छोलाराम के नाम से उधार चढ़ा आया। रास्ते में गाड़ी वाले ने पूछा, भाई इतनी मूलियां का तुम क्या करोगे? तो बुद्धिराम ने कहा, भाई मेरे मालिक को आज जी भरकर मूलियां खानी है। मैं ये मूलियां उनके लिए लेकर जा रहा हूँ। यह सुनकर गाड़ी वाले को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, भाई इतनी मूलियां खाकर तो उन्हें प्यास भी बहुत लगेगी और इतनी मात्रा में पानी पीने पर तो तुम्हारे मालिक का पेट खराब भी हो सकता है, उन्हें दस्त भी हो सकते हैं। यह सुनकर बुद्धिराम सोच में पड़ गया। उसने गाड़ी वाले को फिर रुकने को कहा और दौड़ा दौड़ा घड़े की दुकान पर गया और एक गाड़ी भरकर घड़े खरीद लिए और मूल्य छोलाराम के नाम उधार लिखा आया। फिर उसने सोचा, अगर मालिक का पेट खराब हुआ तो वैद्य हकीमों की भी जरूरत पड़ेगी। वे मुझे फिर से भेजेंगे, इससे अच्छा मैं पहले इंतजाम करके चलूं। यह सोचकर उसने गांव के सारे वैद्य हकीमों को एक गाड़ी में बिठाया और चल पड़ा घर की ओर। गाड़ियों का काफिला जब छोलाराम के घर पहुंचा
तो वह सोच में पड़ गया कि इतनी गाड़ियां उसके घर की ओर क्यों आ रही है। इतने में ही बुद्धिराम आता दिखाई दिया। उसने पूछा तो बुद्धिराम ने बड़े ही गर्व से कहा, मालिक आज तो मैंने ऐसा काम किया है कि आप मेरी बुद्धि को मान जाओगे। जब उसने बताया कि वह खेत की सारी मूलियां उखाड़ कर ले आया है तो उसने अपना सर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अरे मूर्ख, मूलियां तो सारी उखाड़ लाया, पर इन और बैलगाड़ियों में क्या भर लाया? बुद्धिराम ने कहा, मालिक मैंने मेरी बुद्धि से बहुत आगे का सोचकर दूसरी गाड़ी में मूलियों पर लगाने के लिए नमक के बोरे भी ले आया। अब इतनी मूलियां खाने के बाद आपको प्यास भी बहुत लगेगी, इसलिए गाड़ी भरकर मटके भी ले आया ताकि आपको पानी के लिए इधर उधर भागना न पड़े। और इतना ही नहीं, जब इतना पानी पीकर आपका पेट खराब होगा और आपको दस्त हो जाएंगे तो आपका इलाज भी तो करना पड़ेगा। तो गांव के सारे वैद्य और हकीमों को भी ले आया। इतना सुनकर छोलाराम का सिर चकराने लगा और वह जमीन पर गिरते गिरते बचा। इतने में ही उसे बहुत से लोगों के चीखने और रोने की आवाज सुनाई दी। देखा तो बहुत सारे लोग चीखते रोते आते दिखाई दिए। उसने पूछा, अब ये क्या है? तो बुद्धिराम ने कहा, चौंके मत मालिक, अगर ये वैद्य हकीम भी आपका इलाज न कर पाए और आप मर गए तो आपका शोक भी तो मनाना पड़ेगा ना। आखिर आप गांव के माने हुए आदमी हो, तो मैं गांव के लोगों को आपकी मौत पर रोने के लिए भी कहकर आया हूँ ताकि फिर से न भागना पड़े। यह सुनकर तो छोलाराम घस खाकर ऐसा गिरा कि सचमुच ही उसकी मौत का मातम मनाना पड़ा। जब गांव वालों को यह मालूम हुआ कि बुद्धिराम की मूर्खता से छोलाराम की जान चली गई तो उन्होंने बुद्धिराम की अच्छी खासी मरम्मत कर दी। जैसे तैसे जान बचाकर वह वहां से भागा और बहुत दूर जाकर सांस ली। फिर उसने कहा, बाप रे बाप, लोग मेरी बुद्धि से कितना जलते हैं, मुझे तो आज ही पता चला है। फिर उसने दूसरे गांव की राह पकड़ ली। वहां जाकर उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर एक दिन सेठ ने कहा, बुद्धिराम, मैं और सेठानी पड़ोस के गांव में शादी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तुम हमारे पीछे से हमारे पालतू कुत्ते और मेरी बूढ़ी माताजी का ध्यान रखना। याद रखना, हमारा पालतू कुत्ता हमें पुत्र के समान प्रिय है। उसे ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं है, इसलिए पानी गर्म करके उसे नहला देना और माताजी की भी अच्छी तरह सेवा करना। इस पर बुद्धिराम ने कहा, आप निश्चित होकर जाइए सेठ जी, मैं इनका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। सेठ के जाने के बाद उसने एक बड़े भगोने में पानी गर्म करने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब पानी उबलने लगा तो कुत्ते को लाकर उसमें पटक दिया। कुत्ता थोड़ी देर पे पे करके शांत हो गया तो बुद्धिराम ने सोचा कि कुत्ते को नींद आ गई है। उसने उसे अच्छी तरह पहुंचकर लिटा दिया। फिर वह सेठ की माताजी के पास आया और बोला, माताजी आपको कुछ चाहिए तो बताइए। माताजी ने कहा, बेटा मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ पर ये मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही है, तुम पंखे से इन्हें उड़ा दो ताकि मैं सो सकूं। बुद्धिराम ने पंखा लिया और मक्खियाँ उड़ाने लगा। थोड़ी देर में ही माताजी को नींद आ गई। बुद्धिराम ने देखा कि सारी मक्खियाँ तो उड़ गई है पर एक मक्खी बार बार लौटकर आ रही थी। वह उसे उड़ाते उड़ाते परेशान हो गया और उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह मक्खी बहुत बदमाश है, इसका तो अच्छी तरह इलाज करना पड़ेगा। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक भारी मूसल दिखाई दिया। उसने मूसल को उठा लिया और बोला, शैतान मक्खी, अब आकर दिखा। थोड़ी देर में मक्खी आई और माताजी के सिर पर बैठ गई। बुद्धिराम ने उसे देखा तो जोर से उस पर मूसल का वार कर दिया। मक्खी तो उड़ गई और मूसल लगा माताजी के सिर पर। माताजी तो वहीं टैं बोल गई। जब सेठ और सेठानी लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय कुत्ता और माताजी मरे पड़े हैं तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर उनके पड़ोसी भी आ गए। जब उन्हें बुद्धिराम की करतूत का पता चला तो वे लग गए उसकी मरम्मत करने। बुद्धिराम फिर कैसे जैसे जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और बहुत दूर जाकर रुका। फिर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। चलते चलते उसे 4 आदमी मिले। उसने पूछा, भाई आप लोग कौन हो? उनमें से एक व्यक्ति बोला, क्यों, तुम्हें क्या लेना है हमारे बारे में जानकर? इस पर बुद्धिराम बोला, भाई नाराज क्यों होते हो? मैं तो कोई काम की तलाश में हूँ, अगर आपके पास कोई काम हो तो बताइए। वास्तव में वे लोग चोर थे और चोरी करने जा रहे थे। जब उन्होंने बुद्धिराम को देखा तो समझ गए कि वह मूर्ख है। उन्होंने सोचा, और नहीं तो चोरी का सामान ढोने के काम ही आएगा। यह सोचकर उसे अपने साथ रख लिया। चलते चलते वे एक कस्बे पर पहुंचे। तब तक रात भी हो चुकी थी। वे एक हवेली के पास गए
और चोरी की योजना बनाने लगे। चोरों के सरदार ने बुद्धिराम को समझाया, देखो हम लोग चुपके से इस हवेली में जाएंगे और कीमती सामान चुरा कर ले आएंगे। तुम कोई ऐसी चीज उठाना जो भारी होने के साथ साथ कीमती भी हो। बुद्धिराम ने पूछा, मैं ऐसी चीज की पहचान कैसे करूंगा? इस पर चोरों के सरदार ने कहा, तुम कोई चौकोर या गोल चीज दिखाई दे, उसे तपतपा कर देखना कि वह खाली है या भरी हुई। अगर वह भरी हुई हो तो उसे उठाकर ले आना। बुद्धिराम ने कहा, ठीक है, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ, अब मेरी बुद्धि का कमाल देखना। फिर वे चुपके से हवेली में गए। हवेली के अंदर जाते ही बुद्धिराम की बुद्धि का कीड़ा एक बार फिर कुलबुलाने लगा। उसने सोचा, हम लोग हवेली के भीतर गए और कोई बाहर से आ गया तो क्या होगा, हम तो पकड़े जाएंगे। यह सोचकर उसने दरवाजे के पास पड़े ताले को उठाकर मुख्य दरवाजे पर लगा दिया। फिर वह कीमती चीज की तलाश करने लगा। एक कमरे में उसे एक ढोलक पड़ी दिखाई दी। उसे उसने उठाया और बजाकर उसकी जांच करने लगा। जैसे ही ढमढम की आवाज आई, चोर घबरा गए और भागने के लिए दरवाजे की ओर लपके। लेकिन उस पर तो बुद्धिराम ने पहले ही ताला लगा दिया था। बेचारे चोर बुद्धिराम की बुद्धि का शिकार हो गए और अंदर ही फंस गए। इतने में घर वाले जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। शोर सुनकर पड़ोसी भी आ गए। फिर क्या था, चोरों के साथ बुद्धिराम की भी अच्छी खासी मरम्मत हो गई। फिर लोगों ने उन्हें पकड़कर जेल में बंद करवा दिया। जेल में पहले से ही कई कैदी बंद थे। उन्होंने बुद्धिराम से पूछा कि तुम्हें यहाँ पर बंद क्यों किया गया है? तो उसने कहा, क्या बताऊं भाइयों, मैं बचपन से ही बहुत बुद्धिमान हूँ। लोग मेरी बुद्धि से जलते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे पकड़कर तुम जैसे मूर्खों के बीच डाल दिया है। अपने आप को मूर्ख करने पर उन्होंने भी बुद्धिराम की मरम्मत शुरू कर दी और हड्डी पसली एक कर दी। किसी तरह पहरेदारों ने उसे छुड़ाकर औषधालय पहुंचाया। उसकी मरहम पट्टी करके बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर पड़ा बड़ा बुद्धिराम सोच रहा था, कैसी दुनिया है, मेरी बुद्धि से लोगों को क्या परेशानी है जो इतना जलते हैं। पर उनके जलने से मैं कम बुद्धिमान थोड़े हो जाऊंगा, रहूंगा तो बुद्धिमान ही। इसलिए जितना जलता है जलने दो।